हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके विद वीके के लेवल पर। और आज का हमारा टॉपिक वो होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो मेनली हम देखते हैं मानव का उत्सर्जन की सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों, मानव में उपापचय की अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिससे कि क्या है कि अनेक अपशिष्ट पदार्थ मानव की बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें उतना ही जल्दी निष्कासित करना भी जरूरी होता है। जैसे हमारे शरीर में CO2 बनती है, वो भी हमारे शरीर में ज़्यादा देर एकत्रित नहीं रख सकते। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, मानव के शरीर में यूरिया बनती है, वो भी हम एक साथ उसमें नहीं रख सकते। तो उपापचय के दौरान क्या होता है दोस्तों, कुछ जलीय नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, जो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। उनका निष्कासन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शरीर से बाहर करना जरूरी होता है। तो वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। जो जलीय नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, तो पहला तो होता है दोस्तों अमोनिया। दूसरा होता है दोस्तों यूरिया, और तीसरा होता है यूरिक अम्ल। इन जो तीनों प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसका निष्कासन बॉडी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं दोस्तों, सबसे घातक होता है हमारा अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक अम्ल। इसका ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ ये कैसे बनते हैं दोस्तों, ये मेनली क्या होता है कि कुछ प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है और उपापचय होता है, तो हमारे शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं। क्योंकि अमीनो एसिड को पहले अमोनिया में बदला जाता है, फिर अमोनिया से क्या होता है दोस्तों, उसे यूरिया में और फिर यूरिक अम्ल में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, सबसे घातक होता है ये अमोनिया। ये शरीर में अगर किसी जीव के बनता है तो उसे जल्दी से जल्दी निष्कासित करना जरूरी होता है। और ये मेनली क्या होता है दोस्तों, अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। तो अमोनिया है वो दोस्तों आपको याद रखना है, वो जलीय जीवों में ही पाया जाएगा, क्योंकि इसमें जल की अधिक मात्रा होती है। तो यहाँ से आपका क्या है, क्वेश्चन सीधा सोल्व हो जाता है कि अमोनिया किन जीवों पे पाया जाएगा, वो जलीय जीवों में। और इन जीवों का नाम क्या होगा, वो होगा दोस्तों जैसे अमोनोटेलिक। जो अमोनोटेलिक होते हैं, जो अमोनोटेलिक प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि अमोनिया का निष्कासन होता है, यानी एक्सक्रीटेशन किसका होता है, वो अमोनिया का होता है। और ये जल, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये जीव कौन से होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। और जलीय जीव में क्या होता है दोस्तों, एनेलिडा, मोलास्का, जलीय ऑर्थ्रोपोडा और ये प्रोटोजोआ, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, जल में पाए जाने वाले होते हैं। और अगर इन्हीं में से पूछ लिया जाए कि जो एनेलिडा है वो किसका सिक्रेशन करते हैं, मतलब किसका मूत्र के द्वारा किसका सिक्रेशन करते हैं, तो वो अमोनिया का करते हैं। ये सबसे हानिकारक होता है दोस्तों, इसमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये यहाँ से आपको सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों यूरिया। ये इससे थोड़ा कम हानिकारक है, जो कि हमारे शरीर में क्या बनता है पहले नाइट्रोजन जैसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पहले अमोनिया बनता है, फिर उसे यूरिया में कन्वर्ट करके हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे शरीर के अंदर ज़्यादा देर एकत्रित करना भी नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों, यूरिया का निष्कासन करते हैं, उन्हें हम कह देते हैं यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो करते हैं यूरिया का निष्कासन। इसे हम कह लेते हैं यूरियोटेलिक। तो ये यूरियोटेलिक होते हैं दोस्तों, वो क्या है, वो यूरिया का निष्कासन कर देते हैं। और ये क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंदर जल की कम आवश्यकता होती है इसका निष्कासन करने के लिए। इसलिए दोस्तों ये मेन आपको मैं बता देता हूँ, मनुष्य और खरगोश, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये इनके अंदर पाया जाता है और ये इसका ही निष्कासन करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में, मनुष्य किसका निष्कासन करता है, तो वो यूरिया का निष्कासन, मतलब कौन से नाइट्रोजनी पदार्थ को, तो वो यूरिया आएगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे सरीसृप है, यानी सॉरी दोस्तों, सरीसृप नहीं आएगा, उभयचरी। जैसे हमारा मेंढक है, जो उभयचर, जो जलीय जीव और स्थलीय जीव दोनों के ऊपर पाए जाते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, यूरिया का निष्कासन होता है। और जो यूरिक अम्ल है दोस्तों, इसे हम कह देते हैं, जो इसका निष्कासन कर देते हैं उसे हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक हिंदी में बोलेंगे यूरिकोटेलिक। तो दोस्तों इस प्रकार के जीव होते हैं जो यूरिक एसिड का यानी यूरिक अम्ल का निष्कासन कर सकते हैं, उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं।
और इसमें जल की कम आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो मेनली जो रेगिस्तान में जीव पाए जाते हैं, रेगिस्तान में जैसे सरीसृप है और रेंगने वाले जो जितने भी हैं वो क्या है रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और उसके अंदर जो नाइट्रोजन का निष्कासन होता है वो यूरिकोटेलिक के रूप में होता है, यानी यूरिक अम्ल के रूप में, जो कि कम नुकसानदायक है। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक पूछ लिया जाए तो अमोनिया होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके सामने कि कौन से जीव किसका निष्कासन करते हैं। मेन एक्सक्रिएटरी सिस्टम यूरिया का निष्कासन करना ही होता है दोस्तों। तो मानव में मेन यूरिया का निष्कासन करता है वो करता है दोस्तों वृक्क यानी किडनी, जिसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों गुर्दा भी बोल देते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो ये था दोस्तों कि किस प्रकार से इसका, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मानव का विक्र है जो कि इसका सबका निष्कासन करता है वो किस प्रकार करता है। वैसे तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आएंगे, हमारी त्वचा है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट होगी, और जो हमारे ये लीवर है वो भी एक्सक्रिएटरी पार्ट का सिस्टम होगा। लेकिन सबसे मेन होता है वो हमारा क्वेश्चन आता है वो किडनी से आता है। तो हम किडनी को ही यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं किडनी के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ी बात किडनी के बारे में कर लेते हैं। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है उससे पहले मैं आपको कुछ मेन बातें बता देता हूँ किडनी के बारे में। किडनी यानी हिंदी में हम इसे बोलते हैं वृक्क, जिसे हम लोकल लैंग्वेज या आम भाषा में गुर्दा के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर में ये दो होते हैं जो सेम के बीज के आकार, मतलब सेम का बीज होता है उसके आकार के होते हैं, और ये गहरे लाल रंग के होते हैं। गहरे लाल और सेम का बीज आता है, जैसे दोस्तों सेम का बीज, या आपने सोयाबीन देखा है घर के ऊपर, वो सेम उसी प्रकार का आता है, उसी का ये बीज की तरह ऐसे बना हुआ जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सेम के बीज के आकार का होता है और ये गहरे लाल, और ये दो के पैर में पाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है दोस्तों 10 से 12 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई यानी कि लेंथ। और जो इसकी जो दोस्तों लंबाई हो गई, अब इसकी हम चौड़ाई करते हैं तो इसका आधा कर लेना 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई यानी कि ब्रीथ। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसकी जो चौड़ाई हो गई, अब हम देखते हैं इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी होती है। तो इसका भी हम आधा कर लेंगे, आपको परीक्षा में याद रह जाएगा इतनी सेंटीमीटर इसकी क्या होती है दोस्तों मोटाई होती है, यानी कि थिकनेस होती है। तो ये आपके सामने होगा किडनी के बारे में कुछ मेन बातें। अब मैं आपको इसका वेट और बता देता हूँ। इसका वेट होता है दोस्तों 120 से 170 ग्राम, और ये शरीर के दो के पैर में पाई जाती है। इसके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि ऐसे टोपीनुमा संरचना में ऐसे पाई जाती है दोस्तों दोनों के ऊपर, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कह देते हैं, जिसे एड्रिनल ग्रंथि कह देते हैं। वो हम जो ग्रंथि है उस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली आपको बता देता हूँ यही इसकी मेन है वो संरचना होती है। और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों कार्य की, इसकी जो यूनिट होती है यानी इस वृक्क की यूनिट होती है वो होती है दोस्तों नेफ्रॉन। जैसे हमारे जो दिमाग है उसकी नर्वस सिस्टम होता है, इसकी जो यूनिट इकाई होती है, जैसे हमारे दिमाग की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, वैसे इसके अंदर क्या है इसकी यूनिट है दोस्तों वो नेफ्रॉन होती है। और ये 10 से 12 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों हमारी किडनी। और ये जैसे ये हमारी किडनी है ये एक संपुट के अंदर पाई जाती है, पूरे के ऊपर एक खोल पाया जाता है जिसे हम रेनियल कैप्सूल्स कह देते हैं। तो इस कैप्सूल के अंदर दोस्तों ये कैप्सूल के अंदर ये चारों तरफ से ऐसे कवर्ड होता है, तो उसे ही रेनियल कैप्सूल, या हम रेनियल को क्या कहते हैं दोस्तों वृक्क। ये इसके लिए रेनियल का तब भी नाम आए तो आप समझ जाना कि वो गुर्दा से रिलेटेड है, यानी किडनी से रिलेटेड है। वृक्क संपुट, इसे हम वृक्क संपुट कह देते हैं। तो ये मेन है दोस्तों किडनी के सवाल यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। पिछली बार नीट में सभी ये चारों के चारों दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या कर रखा था उसमें पूछ रखा था इसमें कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ग्राम की जगह क्या किया था दोस्तों उसने mm कर दिया था मिलीग्राम। तो लोगों को एक बार तो देखने से सब सही लगा, लेकिन यहाँ पर गलती कर दी थी। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम जो किडनी का जो भाग होता है उसे पढ़ेंगे, फिर हम नेफ्रॉन्स को पढ़ेंगे, जिससे कि क्या है हमारा एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम किडनी को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्या है कि किडनी को देखते हैं। जैसे किडनी के मेन भाग दो होते हैं, जैसे एक तो ये ऊपर का होता है जिसे हम कोर्टेक्स कह देते हैं, यानी वलकुट,
और जो एक ये बीच का भाग होता है जिसे मेडुला कह देते हैं, यानी मध्यांश, ये दोस्तों इसका मध्यांश हो गया। इसी डायग्राम से हम पूरे को समझेंगे, फिर नेफ्रॉन्स का समझेंगे। आपको दोस्तों गारंटी है 100% क्लियर होगा और आज के बाद आपको इसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कॉर्टेक्स और ये मेडुला। मेनली इसके दो ही पार्ट होते हैं दोस्तों। जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर मेल पिगी यानी कि पहले जो वुमेन कैप्सूल है और जो केशिकाओं का गुच्छा है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट भाग में पाया जाता है। और जो मेडुला होता है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, हेलेना का लूप्स आपने सुना होगा, जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं वो वाला भाग यहाँ पाया जाता है। और जो संग्राहिक नलिका होती है वो भी हमारी क्या है, मध्यांश के अंदर ही पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर जैसे खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, इसे हम केलिक्स कहते हैं। केलिक्स क्या होता है दोस्तों, केलिक्स ये यहाँ से जितना भी वो ब्लड का जो सिरम है वो यूरिया इत्यादि बनकर आते हैं, और जैसे जितना भी मूत्र बनता है वो इसी के अंदर आता है, और ये यहाँ पर होता हुआ ये यूरिन ब्लैडर है उसके अंदर चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दोस्तों। तो ये जो केलिक्स होता है खाली स्थान होता है, इसी के थ्रू हमारा मूत्र है वो यहाँ पर यूरिन ब्लैडर के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये जो कीपनुमा संरचना है यहाँ पर दी गई, ये ऐसे पतली होती हुई, इसे हम कहते हैं पेल्विक्स। पेल्विस दोस्तों, ये पेल्विस होती है, ये यहाँ से मोटी होती है और नीचे होते हुए क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आर्टरी और वेन्स जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये वेन्स है, वेन्स, और ये है आर्टरी। तो दोस्तों क्या है, ये तो ये सिरा है और ये क्या है, धमनी है। ये भी दोस्तों इसी के अंदर आकर जुड़ती है। और कुछ दोस्तों यहाँ पर एक नली के अंदर तंत्रिका जो नर्वस सेल्स होती हैं वो आकर जुड़ती हैं। तो यहीं पर आकर जो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ लिख कर इधर, तो इस किडनी के ये वाले पार्ट में यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं, एक तो आती है रेनियल आर्टरीज, तो रेनियल आर्टरी आती है दोस्तों। दूसरी आती है इसके अंदर रेनियल वेन्स, तो रेनियल वेन्स की इसके अंदर आते हैं। दूसरी आती है दोस्तों लिम्फ यानी लसिकाएं की जो डक्ट होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। दोस्तों मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था ब्लड वाले में कि आर्टरीज का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है और लिम्फ डक्ट का क्या काम होता है। ये लसिकाएं कोशिकाएं होती हैं, इसे हम बोल देंगे दोस्तों हिंदी में वृक्कीय, इसे हम बोल देंगे वृक्कीय धमनी, जो वृक्क के अंदर आती है। ये क्या हो गई, वृक्कीय शिरा हो गई दोस्तों, और ये क्या हो गई दोस्तों, लसिका नली, ये दोस्तों होगी नसिका नली। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इसके अंदर आती है। और एक आती है दोस्तों नर्व सेल्स, यानी हमारी तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिकाओं की जो जाल होता है तंत्रिका कोशिकाओं, वो इसके अंदर आता है, जिससे कि हमारा जितना भी सिग्नल है वो यहाँ से मस्तिष्क के अंदर तक पहुँच जाए। और ये धमनिया का क्या काम होता है दोस्तों, इसके अंदर जो किडनी है उसके अंदर ब्लड को लेकर आती हैं, इम्प्योर ब्लड को, और प्योर ब्लड को यहाँ से मैं बता देता हूँ दोस्तों, प्योर ब्लड को सिराएं यहाँ इससे बाहर लेकर जाती हैं और पूरे शरीर में पहुँचाती हैं। और लिम्फ्स का भी यही काम होता है दोस्तों, धमनी और सिराओं का। ये इनकी आप सहायक करने वाली नलिकाएं मान सकते हैं, जो कि इम्प्योर और प्योर ब्लड को शरीर के अंदर पहुँचाने का काम करती हैं। और ये हमारे शरीर के जो संकेत हैं उसे ले जाने का कार्य करती हैं। तो ये आप समझ गए हो, इसे हम एक बार इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि नेफ्रॉन्स की संरचना किस प्रकार की होती है। तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, साथ के साथ देख लेना। ऐसे ये कुछ इस प्रकार से होता है नेफ्रॉन्स।
ये देखेगा नेफ्रॉन्स की संरचना कुछ दोस्तों इस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले ये जो भाग होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने उस किडनी के अंदर बताया था, जो वल्कुट्स वाला होता है वो यहाँ पर होता है दोस्तों। तो ये नीचे का भाग क्या होता है मेडुला में, और ऊपर का भाग आपको वल्टुक्स यानी कॉर्टेक्स के अंदर दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर ऐसे ये आगे यहाँ पर ये संरचना दिखाई देती है आपको, इसे हम बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। ये होता है दोस्तों वुमेन कैप्सूल। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ही लगभग अधिकतर जो फिल्ट्रेशन होता है वो दोस्तों हमारा वुमेन कैप्सूल के अंदर होता है। तो इसके अंदर यहाँ से एक धमनी जाई हुई होती है ऐसे, ये धमनी, इसे हम कहते हैं एफरेंट और आर्ट्रियोल, इसे हम एफ्रियन आर्टियोल कहते हैं, जिसे हम कह देते हैं अभिवाही धमनी, जो हमारे वुमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ से जाती है, जो कि इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है। यहाँ पर ये 50 डक्ट में बदल जाती है दोस्तों, 50 डक्ट का गुच्छा बनाती है ऐसे, ये 50 डक्ट का गुच्छा बना लेती है। मतलब ये जो आर्टरी आई थी अब ये कैपिलरी के अंदर यानी डक्ट के रूप में यहाँ पर गुच्छा बना लेती है। और ये यहाँ पर ये देखेगा कुछ मोटी थी और यहाँ पर आकर ये कुछ सक्रिय हो जाती है, जिसे हम यहाँ इसका नाम एफ्रिन था, यहाँ पर एक ही जगह ई कर दीजिएगा एफ्रियंट। ये एफ्रियन आर्टोरियल यानी आर्टरियल। तो इसे क्या होता है दोस्तों, अब इसे हिंदी में हम कह देंगे अपवाही धमनी। सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन है वो यहां पर ही होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 500 से 1000 एंगस्ट्रोम व्यास वाले यानी डायमेंशन। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि 500 से लेके 1000 व्यास वाले दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर असंख्य पोर होते हैं। मतलब असंख्य यहाँ पर कुछ असंख्य पोर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, रक्ताणु तो छनते नहीं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ से छनते हैं, और क्या होता है जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन यहाँ पर होने लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेन है जो एक केशिकाओं का गुच्छा बना था, इसे हम बोल देंगे दोस्तों यहाँ पर केशिका गुच्छा, जिसे हम ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छा बोल देते हैं। यानी डक्ट का जो यहाँ पर 50 डक्ट है उसका एक गुच्छा बन जाता है, उसे हम बोल देते हैं केशिका गुच्छा। ये यहाँ पर जो अभिवाही धमनी है, ये यहाँ इसकी जो व्यास है वो देखेगा मोटा है, और यहाँ पर ये पतला हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पर होता है, वो मेनली फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पर ही होता है हमारा सबसे ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो रक्ताणु है वो नहीं छनते, और जो कोलाइडी होते हैं, कुछ कोलाइडी विलियंस वो भी इसके अंदर नहीं छन पाते। और बाकी क्या है कि रक्त का क्या है 70% क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उसका फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी देखिएगा मोटाई कुछ ज़्यादा है और इसकी कम है। तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड के रूप में। तो वो प्रेशर कितना होता है दोस्तों, मैं वो प्रेशर है वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों। वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा जैसे ब्लड के आने का, ताकि तेज गति से ब्लड आए तो वो छनेगा तभी तो वो तेज गति से आएगा। तो उसका जो प्रेशर होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस यानी कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह देते हैं, जो कि 70 mm Hg का होता है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ग्लोमेरुलस, जो वहाँ पर लिखा हुआ है, और इसे हम कह देते हैं हाइड्रोस्टैटिक, और इसे कह देते हैं हम प्रेशर। तो ये यहाँ पर इतने प्रेशर से आता है ब्लड हमारे शरीर के अंदर। तो क्या होता है दोस्तों, कुछ प्रेशर क्या है कि वापस लगाया जाता है, किसके द्वारा, क्योंकि इसके अंदर रक्ताणु और कोलाइडी होते हैं, वो छन नहीं पाते हैं, तो वो क्या है अपोजिट रूप में यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, जिसे हम कह देते हैं
ब्लड जो कि ब्लड के रक्ताणु लगाते हैं, और कोलाइडी यानी कोलाइडी और प्रेशर लगाते हैं। तो इसे हम कह देते हैं बी कोप या बी कोप। तो ये कितना होता है, ये दोस्तों होता है 30 mmHg का। ये कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों हमारे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर विपरीत प्रेशर लगाते हैं, वो बी कोप का होता है, वो होता है 30 mmHg का। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ग्लोमेरुलस है दोस्तों। ये भी क्या है कि इसके जो फिल्ट्रेशन होता है, तो ये भी क्या है कि 20 mg का लगाता है, जिसे हम संपुट यानी कोप्सुलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह देते हैं, जो कि 20 mmHg का होता है, 20 mmHg का होता है। और इन सभी प्रेशर को मिला देते हैं, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये हमारा आ जाता है। तो EPF का मान है ये दोस्तों, ये सभी मिलकर EPF का मान बनाते हैं। इसे हम कह देते हैं नेट इफेक्टिव प्रेशर। तो ये हमारा नेट इफेक्टिव प्रेशर टोटल कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है GHP और BCOP और CHP, ये सभी मिलकर हमारा नेट इफेक्टिव प्रेशर बनाते हैं। ये मेनली मेंस जैसे नीट वगैरह के पेपर में पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए नेट इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इफेक्टिव ने, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि नेट इफेक्टिव प्रेशर फिल्टराइजेशन जो प्रेशर है वो कहाँ पर लगाया जाता है, तो वो हमारी किडनी के अंदर होता है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अगर आपसे न पूछकर GHP का संबंध पूछ ले तो वो हमारी किडनी से होगा, BCOP का संबंध पूछ ले तो वो हमारी किडनी से होगा। यहाँ पर B का मतलब ब्लड ले लेंगे, CO का मतलब कोलाइडी ले लेंगे, और ये प्रेशर है। तो इस प्रकार से अगर आपके इसके नाम देखकर इसका संबंध पूछ लिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया वुमेन कैप्सूल का काम क्या हो गया। फिर यहाँ पर जो ये कुंडलित, ये इसके समीप है वुमेन कैप्सूल के, इसलिए इसे हम समीपस्थ कुंडलित किस लिए कहेंगे, इसे हम कहेंगे कुंडलित, क्योंकि यहाँ पर एक कुंडली मारे हुए हैं नलिकाएं, जिसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों शॉर्ट में PCT, यानी प्रोमैक्सिमल कन्वोलेटेड, और ये है ट्यूबुल्स। ये प्रोमैक्सिलर मतलब समीपस्थ, और कन्वोलेटेड मतलब कुंडलित, और टी का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर टी का मतलब होगा ट्यूबुल्स। मतलब ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं ये यहाँ पर पाई जाती है, और इनका मेन काम होता है दोस्तों रीअब्जॉर्प्शन का। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि फिल्ट्रेशन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, और फिर तीसरा होता है दोस्तों सीक्रेशन, यानी इसका निष्कासन। ये 3 प्रकार से हमारे शरीर है उसके अंदर जो मूत्र है उसका निष्कासन होता है। तो ये तो समीपस्थ हो गई, ये दूरस्थ हो गई, तो हम इसे क्या कह देंगे, डिस्टल, मतलब डिस्टल कन्वोलेटेड DCT, और ये हो गया हमारा ट्यूबुल्स, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, इसे हम कहेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। तो आप इससे समझ गए होंगे कि फुल फॉर्म क्या होगी, कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। इसके क्या है दोस्तों, मैं पूरा बोर्ड है ये छोटा पड़ जाएगा इसलिए लिख नहीं सकता, हिंदी में मैं आपको पूरा बता देता हूँ, इंग्लिश में शॉर्टकट। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप समझ ही जाओगे। तो उसके बाद ये होती है दोस्तों संग्राहिक नलिकाएं। खून का जैसे खून है उसका जो फिल्ट्रेशन हो, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों यहाँ पर संग्रहित कर लिए जाते हैं, और हमारी जो मूत्र वाहिनियाँ हैं उसके द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम यही करती हैं संग्राहिक नलिकाएं। तो ये हमारा दोस्तों नेफ्रॉन की जो है ये संरचना है, और ये नेफ्रॉन से हमारे ब्लड है उसको फिल्टर करता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये तो समीपस्थ हो गई, ये दूरस्थ हो गई, और जो ये जो हमारी जो पिन आती है दोस्तों हेयर पिन, उसके आकार की होने के कारण क्या दोस्तों इसे हेयर पिन संरचना रूपी भी कह देते हैं। और ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है हेलने का लूप,
इसे हम बोल देते हैं दोस्तों हेलने का लूप। तो ये नीचे की संरचना होती है, ये दोस्तों हेलने का रूप होती है। और ये देखिएगा ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और ये नीचे से ऊपर की ओर, मतलब ये घटते क्रम में है, इसलिए इसे कह देते हैं हम अवरोही, अवरोही कह देते हैं। और ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसलिए हम क्या कह देंगे, ये है बढ़ती हुई हेलेना, जिसे हम कह देते हैं आरोही। इसे हम बोल देते हैं दोस्तों डिसेंडिंग, यानी नीचे की ओर घटते की ओर, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ, लिम्ब। और इसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रही है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। आपने वुमेन कैप्सूल का तो काम यहाँ पर सीख लिया है। अब हम समीपत पीसीटी की बात करेंगे। जो यहाँ से जो भी जो ब्लड है हमारे अंदर, उसके अंदर अपशिष्ट है, वो उसके अंदर जो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों, यहाँ पर उसका कुछ भाग यहाँ पर, जैसे हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे विटामिन हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, वो इसके अंदर साथ चले जाते हैं। तो उसका रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, वो करता है पीसीटी। मतलब इसका रीअब्जॉर्प्शन 70%, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीअब्जॉर्प्शन, यानी पुनरावशोषण, पुनरावशोषण का जो 60 से 70% कार्य है, वो दोस्तों यहीं पर पीसीटी के अंदर होता है। पीसीटी के अंदर, पीसीटी किसे बोल देते हैं दोस्तों, हम समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं को। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कुछ क्या होता है दोस्तों, रुधिर की कणिकाएं हैं, कुछ कोलाइडें वो यहाँ पर नहीं छन पाते, वो प्रेशर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कुछ लवणस होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसका रीअब्जॉर्प्शन दोस्तों यहाँ समीपस्थ कुंडलिका के अंदर ही होता है। उसके बाद वो यहाँ पर अवरोही यानी असेंडिंग लिम्फ के अंदर जाता है, फिर वो डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर, यहाँ पर भी इसका अब्जॉर्प्शन है वो बना हुआ होता है। और ये जो समीपस्थ कुंडलिकाएं होती हैं जिसमें, इसमें क्या है कि सूक्ष्म अंकुर होते हैं, सूक्ष्म अंकुर, इसमें होते हैं सूक्ष्म अंकुर, जो कि अवशोषण के लिए इसके क्या है, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पर सूक्ष्म अंकुर यहाँ पर यूं निकले हुए होते हैं, जो कि इसका अवशोषण करते हैं। इस जो समीपस्थ कुंडलिकाएं हैं उसके अंदर क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों अवशोषण का, वो बढ़ा देते हैं। वो कौन बढ़ा देते हैं, सूक्ष्म अंकुर, जो यहाँ पर समीपस्थ कुंडलिकाओं के अंदर पाया जाता है। इसका जो व्यास है वो कुछ ज़्यादा होता है दूरस्थ कुंडलिकाओं की अपेक्षा समीपस्थ कुंडलिकाओं में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, समीपस्थ कुंडलिकाओं से यहाँ पर ये हेलेना के लूप्स में आता है और यहाँ पर दूरस्थ कुंडली के अंदर चला जाता है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, रीअब्जॉर्प्शन बना हुआ रहता है। लेकिन जो दूरस्थ कुंडलिकाएं होती हैं दोस्तों, इसमें सूक्ष्म अंकुर कम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल जल का अवशोषण 91% यहाँ पर केवल जल का अवशोषण ही हो पाता है। पुनर्अवशोषण का मेन काम है वो पीसीटी के अंदर ही होता है। और यहाँ जो हेलेना का लूप है, इसके कुछ लवणों का क्या है दोस्तों, उसको अब्जॉर्प्शन करके उसको शरीर में वापस भेज दिया जाता है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम ये इत्यादि मेन होते हैं। तो ये हमारा नेफ्रॉन्स का कुछ कार्य हो गया। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ यूरिया का निष्कासन करके इन संग्राहिक नलिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। और ये संग्राहिक नलिकाएं होती हैं दोस्तों, ये अनेक संग्राहिक नलिका बनके एक बड़ी महान संग्राहिक नलिका बनती है, जो हमारे क्या होता है दोस्तों, या वो पेल्विज के थ्रू होते हुए, ये मूत्रवाहिनी के थ्रू होते हैं, यूरेथ्रा में, सॉरी दोस्तों, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर जाकर वो मूत्र एकत्रित हो जाता है और उसे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना।